नमस्ते, मेरा नाम नीना। मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है एनिमल का केयर। हम लोग सभी तो शौक के लिए एनिमल पालते हैं, लेकिन जो बाहर घूमते हैं उनका उनके बारे में क्या कहना है। आज हमारे जो गेस्ट है सुलग्ना सिल मैम, उनके साथ बात करते हैं। वो सिर्फ खुद के शौक के लिए नहीं, उन एनिमल्स के बारे में सोचते हुए अपना वक्त देते हैं उनको। हम सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन मैम सोचते हैं कि वो लोग कैसे अच्छे रहे। इतने केयर के साथ वो पालते हैं एनिमल्स को। चलिए हम बात करते हैं मैम से कि उनका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। नमस्ते मैम। आपका नाम? सुलग्ना शेख। आपका एनजीओ का नाम? केयर फॉर इनोसेंट पर्स पुरुलिया। अच्छा, तो देखिए आजकल हम लोग सभी बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। एनिमल्स तो पाल लेते हैं कोई कोई शौक के लिए, कि ऐसे मान लीजिए कि कैट हो गया, डॉग हो गया। आप इतने सारे एनिमल्स को देखते हैं, केयर करती है, और आपके सोच कहाँ से आई इसके बारे में? पहले तो मैं बता दूँ, मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ में मैं बचपन से पालतू जानवर को देखती आई, चाहे वो बर्ड हो या फिर कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो। ये चीज़ हमारे परिवार में आप कह सकते कि हर सदस्य में एक पशुओं के लिए प्रेम की भावना आपको दिखाई देगी। हालांकि अभी बहुत सारे बाहर के लोग शादी करके इस परिवार से जुड़ चुके हैं। उनमें से कोई लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं करते, वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन जनरली सभी जो हैं पशुओं से प्रेम करते हैं, इसलिए बचपन से मैंने ये सब देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो वो चीज़ तो खैर मेरे दिल में हमेशा सा था। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रामनाथ शेर जी, उनका भी एक कुत्ता था पालतू जो ब्लैक कलर का था, और वो दादाजी के साथ घर में, दुकान में, हर जगह दादाजी कहीं भी जाए वो साथ साथ जाता था। तो ये चीज बहुत पुरानी हमारी परंपरा रह चुकी है। तो ये तो था ही, लेकिन एनजीओ के साथ जुड़ना, ये चीज मेरे लिए एक ऐसा वक्त था जो बहुत नई थी। इसलिए नया था क्योंकि एनजीओ कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या है। लेकिन 2018 में मेरा एक पालतू बिल्ली बिना ट्रीटमेंट के मर गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त पुरुलिया बोल लीजिए या पुरुलिया के जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ के जो बुनियादी हालात है, स्ट्रक्चर है आपका पेट हॉस्पिटल्स का, वो उतनी मॉडर्न या अपडेटेड नहीं है जैसे हम दिल्ली में, मुंबई में या आसपास के इलाके में, बड़े शहरों में देखते हैं। तो ये लगा था कि मुझे कि कुछ करना चाहिए इनके लिए। ये सोच रखते हुए मैं एक दूसरे एनजीओ के साथ जुड़ी थी पुरुलिया की। लेकिन फिर मुझे लगा उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है। उनका सोच और मेरे सोच था कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैशेस हो रहे थे, तो इसलिए मैं छोड़ के 2019 में अपना एनजीओ खोला। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर सिद्धार्थ बासु, जो मेरे मेंटर भी रहे हैं और सीआईपी के पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनके पास उनका साथ बहुत मिला। उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया था कि तुम अपना खोलो, तुम अपना देखो, तुम जो करना चाहती हो अपने हिसाब से करो। तो उन्हीं का कहीं ना कहीं एक इंकरेजमेंट रहा है मेरी अब तक की जो जर्नी रही है, जो भी मैंने जितना इन 6-7 सालों में किया है, उनका डेफिनेटली उनका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकती। आजकल मैम बाहर जो एनिमल्स रहता है, आप लोग खाना देने जाते हैं, उनका केयर करते हैं, तो आप लोग क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं? आप लोग खुद और एनिमल्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो बेसिक इशू है एनिमल वेलफेयर में, वो रहा है लैक ऑफ एजुकेशन एंड डेफिनेटली अवेयरनेस। पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप उदाहरण के तौर से ले लीजिए रैबिश को लेके लोगों के बीच बहुत ही गलत एक सोच है। लोगों को लगता है अगर कुत्ता बिल्ली के नाखून से लग जाता है तो रैबिश हो जाता है, कुत्ता बिल्ली कोई भी काट ले तो रैबिश हो जाता है, जबकि ये चीज बेबुनियाद है। बिल्कुल हर कुत्ते से या फिर बाकी जानवरों से रैबिश नहीं होता है। सिर्फ रैबिट जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं से रैबिश फैलता है। दूसरा इशू जो है वो है केयर गिवर्स का।
यानी कि फीडर्स का, जो इन जानवर, रास्ते के जो जानवर है, स्ट्रे एनिमल्स, उनका देखभाल करते हैं। ये चीज अभी कोरोना के बाद मैं अपना अनुभव से बता रही हूँ आपको। मैंने 2019 में ये एनजीओ स्टार्ट किया था। उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था एनिमल्स को लेकर, स्पेशली अबाउट स्ट्रे एनिमल्स। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और लोग जानवरों को खाना देने लगे, तो उनका रवैया है, उनका जो नजरिया है जानवरों के लिए, वो बहुत बदल चुका है। हाँ, एनिमल क्रूएल्टी है, ये बात सच है, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग केयर गिवर्स है, उनका तादाद भी बहुत बढ़ चुका है। ये अलग बात है कि एनिमल क्रूएल्टी का जो जोरदार विरोध होना चाहिए, वो हर कोई नहीं कर पाता है। काफी टाइम सोशल इश्यूज सामने आ जाता है, काफी लोगों को ये डर होता है कि अगर प्रॉब्लम में फंस गए, पुलिस के प्रॉब्लम में, तो इश्यू होगा। किसी को लगता है कि एक ही एरिया में तो रहना है, तो पड़ोसी के साथ क्या झगड़ा करना कुत्ते पे। तो ये थोड़ा छोटा मोटा चीजें हैं। टोटोस की इशू, रेकलेस ड्राइविंग, टोटोस की तादाद बहुत बढ़ गई है। आप एक चीज नोट करेंगे कि आजकल जो बाइक चलाते हैं या फिर टोटो चलाते हैं, उनकी उम्र हर किसी का 18 साल के ऊपर नहीं होता है ना। कोई भी कभी भी आपका बाइक लेके जा सकता है, और बच्चे जाते हैं, वो देखने के बाद भी सब चुप रहते हैं अनटिल किसी का एक्सीडेंट हो जाए। जब एक्सीडेंट होते तब आ जाएगा विरोध में, रास्ते में बंद करके ये विरोध, वो विरोध, कैंडल मार्च, एवरीथिंग आ जाए। लेकिन जब टाइम रहता है, उस वक्त ये लोग कुछ नहीं करते, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता है, ना जनरल पब्लिक कुछ करता है। तो ये एक इशू है। रात को जो लड़के होते हैं, काफी लड़के होते हैं, दारू पी के रास्ते में इतना स्पीड में गाड़ी लेके जाते हैं कि जानवर तो छोड़िए, कभी कभी हमारे भी पास, इतने पास से गुजर जाते, धक्का देके निकल जाते। तो ये इशू फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को। एक चीज क्या है कि नेचर जो है ये ज्यादा सेंसिटिव होता है हमसे। हमको पता नहीं चलता कि ये होने वाला है, लेकिन उनको पता चल जाता है। अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, ये सब हमें पता चलने से पहले इनकी जो रिफ्लेक्शन है आप वहां के आसपास के जानवरों में देखेंगे। सोचिए कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, आप देखेंगे पंछी उड़ रहा है, चिल्ला रहे हैं जानवर, तो ये चीज नेचर को पहले ही पता चल जाता है। तो ये इंसान इतना टेक्नोलॉजी के बारे में इतना आगे निकल चुका है कि अभी नेचर से कहीं ना कहीं उनका नाता जो है वो टूटता जा रहा है, और सेंसिबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें खत्म हो रहा है। ना कि सिर्फ जानवरों के लिए, हम इंसान भी एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं। कभी लाइन में खड़ा होने की, मैं पहले थी, वो मैं पहले था, मैं यहाँ पे खड़ी थी, उसी को लेकर इतना इशू हो जाएगा कि पूरे जितने भी लाइन में खड़े होते हैं सारे के सारे लड़ने लगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बोली जाए प्रॉब्लम्स के बारे में, तो चौथा प्रॉब्लम ये है डेफिनेटली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज आप मुंबई चले जाइए, आप बैंगलोर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आपको बहुत क्लिनिक्स मिल जाएंगे, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, एनजीओ मिल जाएंगे विथ अपडेटेड इक्विपमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार जो है एक बैकिंग भी देती है लोगों को, इसीलिए इनका जो है परेशानी तो हर एनजीओ को थोड़ा कम ज्यादा करना ही पड़ता है, लेकिन इनके पास एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज एक कुत्ते को रात के 11 बजे तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, वो क्लिनिक में ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं है। और हर छोटे शहरों का यही प्रॉब्लम है। अब जगह के हिसाब से प्रॉब्लम्स जो है वो बदलती रहती है, लेकिन हम पुरुलिया की बात ले लें अगर, तो देखिए आज एक ब्लड टेस्ट आप करवाने जाओ, यहाँ पे नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो बेसिक जो चीज है वही नहीं है। इसके लिए हमें आसानसोल, दुर्गापुर ये सब जाना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है, और इस वक्त यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि आधे से ज्यादा केसेस जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं तुक्का मार के भी होता है कि ये सिम्टम हो रहा है, तो फिर ये
बीमारी हो सकती है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी ब्लड टेस्ट करने देंगे तो कल तक आ जाएगा रिपोर्ट, ऐसा नहीं है। हम लोगों को बाहर लेके जाना पड़ेगा, आज करवाएंगे 2-3 दिन बाद है तो इट विल बी अल्टीमेटली गो टू फार। देर ऐसे ही हो जाता है। हो सकता है कुछ क्रिटिकल केस में क्या होता है ना कि पेशेंट इतना देर सर्वाइव ही नहीं करता है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए रुकावट है। लेकिन दूसरी बात तो ये है कि जैसे कि मैंने बोला, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आप आज सोचिए लक्ष्मी भंडार, फिर आपको नर्सरी या फिर कुछ और ले लीजिए, अगर वो सब स्कीम निकलता है तो फिर क्या होता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है कि भाई ये हो रहा है। यहाँ पे काफी टाइम जो है आपका अनाउंसमेंट करते जाता है जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी, ये जो आपका 24 आवर्स का जो हेल्पलाइन है हम लोगों का, इसके बारे में कभी आपने कुछ देखा है? नहीं, मुझे पता नहीं, बाद में पता चला। हाँ, तो ये पता क्यों नहीं है? अगर सरकार ने चालू किया है, अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है, तो फिर ये फैसिलिटी चालू क्यों नहीं हो रहा? क्यों लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है? ये भी एक समस्या है। ये भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आप हजारों होर्डिंग लगाते हैं तो 1-2 होर्डिंग इसकी भी लगनी चाहिए, क्योंकि स्कीम तो चल रहा है, लेकिन इंसान को पता नहीं। कोई अगर चाहे भी फिर भी। एक और मैं मजेदार बात बताती हूँ आपको। आप किसी से जाके पूछिए एक डॉक्टर का नाम बताइए, वो देखेंगे ये वो बहुत सारे नाम लेंगे। आप थोड़ा सा छानबीन कीजिए, वहां में कोई भी जिनका नाम उन्होंने लिया है उसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो सारे या तो पैरामेडिक है या फिर कोई फार्मेसी में है या फिर कुछ अलग अलग पोस्ट में, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप उनसे जाके पूछिए डॉक्टर का नाम बताइए, पूरा पुरुलिया में लगभग 99% लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर्स कौन है। तो ये क्यों है? क्यों डॉक्टर्स भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? तो ये एक सोच की बात है। तो डेफिनेटली। और दूसरी बात आप देखिए, आप ऑपरेशन के लिए जाइए, ओटी नहीं है, टेबल है ओटी का। आप पुरुलिया हॉस्पिटल बेड हॉस्पिटल के ले लीजिए, ओटी का टेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, बस यूज नहीं होता है। काफी जानवर होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। तो सिर्फ रहना ही जरूर काफी नहीं होता है। जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन होना होगा, डेफिनेटली वो ट्रेन होके आते हैं, लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं होते, ये मानना पड़ेगा आपको। वो भी काम करते करते तजुर्बा जो कमाते हैं उसी पे काम करते हैं आगे भी, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एनिमल वेलफेयर कोड ऑफ इंडिया का सब ब्रांच भी हमारे यहाँ पे है, लेकिन इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इशू आपको आ रहा है? क्योंकि आप फील्ड में काम करती है, हम लोग सुने हैं ये है, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं ये बताइए। देखिए, है तो सब कुछ, पेट हॉस्पिटल भी है, एनिमल वेलफेयर कोड ऑफ इंडिया का सब ब्रांच भी है, जो आपने बोला 24 आवर्स की सर्विस, एम्बुलेंस, एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन समस्या ये है कि सारे लोग अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली करते तो शायद ये प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं करते, लेकिन देखिए, अगर आपको एक हॉस्पिटल चलाना है तो मेडिसिन का होना ज़रूरी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ओटी एंड ऑक्सीजन, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, लेकिन ये सब सप्लाई ही नहीं है वहाँ। तो जिस चीज़ का सप्लाई नहीं है वो लोग डॉक्टर स्टाफ भी कुछ नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न अथॉरिटी को होता है कि वो कैसे इसका सप्लाई करे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप अगर रास्ते से कोई कुत्ता आपको दिखे कि बीमार है या फिर एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है, आप उसको लेके जाइए हॉस्पिटल। वो आपको प्रेस्क्रिप्शन थमा देंगे और बताएंगे कि ये सब दवाई आप लेके आइए। आप उसको लेके आएंगे दवाई, फिर उस जानवर का, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कुछ भी, उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। मुझे आप एक बात बताइए, एक टोटो वाला, एक रिक्शा वाला, अगर उसने किसी जानवर को देख लिया कि एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है, वो
इंसानियत के खातिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब अगर उसी को आप 350-400 रुपए का बिल, एक प्रिस्क्रिप्शन थमा देंगे कि ये लेके आइए, क्या उसके लिए पॉसिबल है वो बिल मिटाना? क्योंकि रिक्शा वाले जो होते हैं उनका सारा दिन का जो अर्निंग होता है वो ही 400-500 होगा। अगर वो चीज वो दे देगा एक डॉग के पीछे, कैट के पीछे, तो फिर उसका कमाई क्या होगा उस दिन? तो ये सब के चलते क्या होता है ना, इंसान इंसानियत के खातिर भी इन लोगों का मदद नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए वो सरकारी अस्पताल है। अगर आप इंसानों के अस्पताल में जाओगे तो आपको फ्री का मेडिसिन मिल जाएगा, फ्री का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज जानवरों के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। और फिर देखिए, अभी आप देखेंगे एक चीज आपको मैं बता दूं, स्लम एरियाज जो होता है वहां पे लोग ना बहुत प्यार से रखते हैं जानवरों को, रास्ते के जानवरों को। अगर वहां पे कोई जानवर बीमार हो जाता है तो फिर वो लोग कैसे लेके जाएं, ट्रीटमेंट करवाएंगे? क्योंकि वो जाते ही उनको भी तो बिल दिया, एक प्रेस्क्रिप्शन दे, ये लेके आओ फिर होगा। इसमें डॉक्टर्स और स्टाफ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिनके अंडर, जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, उनको इस बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए कि किस तरह से एनिमल वेलफेयर को एनकरेज करने के लिए ये इस चीज, हर चीज को, दवाई हो चाहे फिर ओटी हो या कुछ हो, ये सब मुहैया किया जाए। एबीसी रूल क्या है? एबीसी रूल मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। इसमें स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया। और भी काफी सारे रूल्स हैं, जैसे कि आपका मूस नहीं यूज कर सकते, इसके बदले आपको बटरफ्लाई कैचर यूज करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ दिन कैसे रखना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप क्या कैसे करें वो बताना पड़ेगा। फिर उसमें बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर्स, मतलब कितने दिनों के बाद, बेबीज डिलीवरी के कितने दिनों के बाद एक डॉग को आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं अपडेटेड, जिसका इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन और बाकी कामों के लिए किया जाता है। तो ये सब तो डेफिनेटली हमारे पास है नहीं। और दूसरी बात देखिए, हम लोग इतने सालों से, आज 6-7 साल हो गए, हम 2-3 एनजीओ यहाँ पे काम करते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए। किसी के पास भी प्रॉपर शेल्टर जो कहते हैं वो किसी के पास नहीं है। हाँ, एक और एनजीओ है जिसने अपना शेल्टर खोला, लेकिन हम उस शेल्टर नहीं बोल सकते जैसे शेल्टर हम बाहर देखते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली मैटर करता है। और क्योंकि हम लोगों का फंडिंग, कोई हम लोगों का गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, जिसके चलते क्या होता है, हम लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो डेफिनेटली है। हम लोग ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके चलते क्या होता है ना कि हर बीमारी जो है वो रास्ते में आप नहीं ठीक कर सकते, तो उनको लेके आना पड़ता है घर। हम लोगों के पास शेल्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉलंटियर्स के घर में रख के ये ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब अगर वॉलंटियर्स नहीं है घर पे तो रख नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज है जो हमें मतलब फेस करना पड़ता है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में हम लोगों ने एक हमारा जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सारा जो एनिमल वेलफेयर एनजीओज है, उन्होंने एक एसोसिएशन टाइप बनाया है, एक टीम जैसा बना है। हम लोग एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी के पास भी कोई खबर पहुंचता है तो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो से सेंड करते हैं। और नियरेस्ट जो एनजीओ है वो हम लोग कोशिश करते हैं ताकि उनकी इंटरवेंशन से हम लोग कुछ अच्छा कर सके एनिमल्स के लिए। दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है सिटीजन फॉर एनिमल राइट्स, उनका जो मेंबर है ऋषि देव जी, उन्होंने हाल ही में एक केस दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में। जो एनिमल्स फीडर हैं, खास करके महिलाएं, उनकी ऊपर हो रही जो अत्याचार है, मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े हैं पिछले कुछ महीनों से, उसमें देखा गया है कि गुड़गांव, उसके बाद आपका बाकी जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे एनिमल्स फीडर के ऊपर टॉर्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रिलोकेशन ऑफ डॉग्स बढ़ गया है। खास करके जो कम्युनिटीज होती है आपका, वो लोग ज्यादा इसका प्रॉब्लम इशू करते हैं। क्योंकि एक चीज तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन लोगों का एक कहना है कि एनिमल्स, रास्ते का जो कुत्ता, स्पेशली कुत्तों की तादाद बढ़ रही है। तो कभी हम लोग नोट नहीं करते कि बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, या फिर बड़ा कुत्ता
किसी और एरिया से आके आपके एरिया में बस रहे। अगर आप नोट करेंगे तो देखेंगे जितना बच्चा देते उतना रहता नहीं, मर जाते हैं। जो बढ़ रहा है वो बड़े कुत्ते हैं। अचानक से एक नया कुत्ता आपको एरिया में, अरे ये कुत्ता तो यहाँ का नहीं है, फिर कहाँ से आया ये? तो इसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो खाली जगहें हैं वो भर रही है, वहाँ पे फ्लैट्स हो रही है, लोगों को मकान बन रहा है। जब आप मकान बनाते हो किसी जगह पे तो आप क्या करते हो? आसपास के जो लोग हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन लेते हो कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, हर कोई देता है। क्या आप नो ऑब्जेक्शन जानवरों से लेते हो जो वहाँ पे रह रहे हैं? नहीं लेते। और ना हम उनका रिहेबिलिटेशन का कोई बंदोबस्त करते हैं, कोई बंदोबस्त नहीं करते हम लोग, उनको जस्ट हटा दिया जाता है, निकलो निकलो निकलो, ऐसा ही चलता रहता है। वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो रिलोकेट करना होगा, कहीं ना कहीं तो उनसे बसना होगा, तो वो लोग आ जाते हैं आपके एरिया में। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि एनिमल और ह्यूमन क्लैशेस ना हो तो इस मुद्दे पे भी नजर देना जरूरी है कि अगर एक सोसाइटी बन रहा है तो उस सोसाइटी में आपको क्या करना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि वहाँ के जो एनिमल्स है, ना कि सिर्फ कुत्ते बल्कि बाकी जो भी जानवर है वो वहीं पे शांति से रह सके। एक कोएक्सिस्टेंस होनी चाहिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, तभी जाके इस समस्या के समाधान होगा। एक चीज बहुत जरूरी है ये विचार करना कि जो भी इशू है एनिमल रिलेटेड, ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है। हर चीज में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एनिमल्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, हम उनका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। आप फीडर्स को खाना नहीं देने देते हो तो फिर कुत्ता भूखा रहता है, वो अग्रेसिव हो जाता है। तो फीडर्स को लेके ये सोच बहुत गलत है कि वो लोग कुत्तों को पालते हैं तो इसीलिए कुत्ते एग्रेसिव होते हैं। दूसरी बात ये है जो बहुत ही कॉमन डायलॉग है, आप दिल्ली चले जाइए, आप कोलकाता चले जाइए, आप पुलिया में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, आपको एक डायलॉग सबको सुनने में आता है, वो ये है कि अगर कुत्ते को खिलाना तो अपने घर में लेके जाके खिलाओ। तो इंसान को ये समझना जरूरी है कि रास्ता जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल नहीं है, और उसमें रहने की इजाजत देश की अर्थ कानून व्यवस्था ने उनको दिया है, वही उनका घर है। आप उसके घर में घुस के उसको नहीं बोल सकते कि तुम निकल जाओ। आप लोगों को आज इंसान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री में घर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ तो जानवरों के लिए नहीं किया जा रहा है ना, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सोचना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इतना ज्यादा सोशल स्कीम हो गया है, इंसान को हम लोग पूरा कोशिश करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इंसान का, जैसे कि बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, वाटर, ये सब उनको प्रॉपर्ली मिले। और ये चीज भारत जैसे आबादी भरी देश के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। इंसान सोचने लगा है कि भाई ये तो हमारा राइट है, हम तो लेके ही रहेंगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, जिसमें से एक है ये कि हम देश के जो कानून है उसे लागू करने में प्रशासन और पुलिस दोनों का पूरी सहयोग करेंगे। लेकिन ये इंसान याद नहीं रखता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आ जाते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, और ऋषि जी की जो उन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन फीडर्स, उसमें हम लोगों को ऋषि जी ने डेफिनेटली हम सबका सहयोग मांगा है। और हमारे पास अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे वुमेन फीडर्स नेग्लेक्टेड हो रहे हैं या फिर टॉर्चर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इसे सुप्रीम कोर्ट भेजने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास आता नहीं है। एक आया था, एक महिला थी, मैडम ने हम लोगों को फोन करके वहाँ पे बच्चों को ऊपर एक उन्हीं का वॉचमैन, सोसाइटी का वॉचमैन टॉर्चर कर रहे, उन्होंने भेजा था। वॉचमैन रात को जब वो पुलिस स्टेशन से उन्होंने घर गए, उनको घुसने नहीं दिया, उनको सोसाइटी में घुसने नहीं दिया, ताला बंद करके वॉचमैन चला गया।
हम लोग रात के 12 बजे पुलिस बुला के ताला तुड़वा के फिर अंदर उनको डाल के लेके गए। तो ये सब इश्यूज डेफिनेटली होता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही हो जाता है जब हम लोग बोलते हैं कि सामने आइए, हम लोग केस करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक पीछे हट जाता है। और 5वां है फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड इंजरी। तो ये 5 जो गाइडलाइन है, इसके तहत अगर आप कोई भी एक वायलेट करते हो तो आपके लिए वो पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन ये भी इंसानों को पता नहीं, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम उस तरह से एनिमल वेलफेयर को लेकर नहीं होता जितना आपके बाकी चीजों को लेकर होता है। जैसे कि मैंने बोला, या तो अनाउंसमेंट करते हैं या फिर कोई मीटिंग बुला के उनको पता, ऐसा कुछ एनिमल्स को लेकर। हालांकि हम बहुत जल्द इसे शुरू करने वाले हैं, हम लोगों की ऐसी एक प्लान है इस साल कम से कम 6 से 7 हम लोग अवेयरनेस कैंप रख सके, लेकिन इस वक्त तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि 2023 जो है वो काफी उतार चढ़ाव का रहा है हम लोगों के लिए एज एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एज एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट, क्योंकि उस साल एक लाया गया था लाइफ स्टॉक बिल 2023, जिसमें ये बोला गया था कि हम जो बाजार जाते हैं वहां पे खुलेआम किसी भी जानवर का मांस आप बेच सकते हो, कुत्ता, बिल्ली, एनीथिंग। तो इसका विरोध हम सबने किया था, क्योंकि देखिए चाइना में आप जानते हैं कि कोरोना का जो हुआ वो चाइना से ही हुआ। कोई कह रहा है बैट से हुआ है, लेकिन एक चीज तो है कि सारे जानवर जिसको काटे जाएंगे ऑल आर नॉट वैक्सीनेटेड, वो सब वैक्सीनेटेड नहीं है। तो वो काफी ऐसे जानवर है जो बहुत क्रिटिकल डिजीज के वायरस या बैक्टीरिया कैरी करते हैं। अगर वो इंसान के अंदर जाएगा तो ये इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दूसरी बात ये कि जो एनिमल्स के राइट्स है वो भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया था और उस बिल को हम लोगों ने खारिज भी किया था। सरकार ने विथड्रॉ कर लिया था उस कानून को, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया, वो था इन्फर्मरीज का। इन्फर्मरीज क्या होता है? इन्फर्मरीज एक हॉस्पिटल है जहां पे एनिमल्स को लाइफ टाइम केयर दिया जाता है। उन्होंने जो इन्फर्मरीज की बात की थी वो काफी अच्छा था, लेकिन 2 जगह में हम लोगों की थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, और हम जितने भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है हमने अपनी आपत्ति जताई है उनको। उनमें एक था कि होमलेस एनिमल्स, तो हम एक इस शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन जहां पे होमलेस ये एक्चुअली कौन से जानवर को बोला जा रहा है ये मेंशन नहीं था। हमारे देश में सारे जानवर होमलेस ही है जरूर। तो अगर मैं आपको बताऊं वो होमलेस है, आप लेके जाइए, तो ऐसे तो पूरा रास्ता खाली हो जाएगा। लोग ये नहीं समझते हैं, गाय भैंस आपको गौशाला में आप रख सकते हैं, लेकिन आप कुत्ते बिल्ली को नहीं रख सकते, स्पेशली कुत्तों को, बिकॉज दे आर टेरिटोरियल क्रिएचर। उनका अपना एक इलाका होता है, उसी इलाके में वो लोग रहते हैं। अगर आप 4-5 इलाके के लोग कुत्तों को लेके जाके एक जगह छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? लग जाएगा। हाँ, तो ये चीज सोचना समझना जरूरी है। दूसरी बात, तो उनकी एसओपी में मैनली वे लिखा था, मतलब इंसानी तरीके से हैंडल करना। अब इसको लेके उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन किया था क्या क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लेके ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। जैसे कि उत्तराखंड में, खास करके मनाली में, बहुत सारे डॉग पाउंड्स खुल चुके हैं। हमारे देश में जो डॉग्स पाउंड्स है उसकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे चलते में जो एग्जिस्टिंग है आप उसको ठीक से रख नहीं पा रहे हो, आप क्या नया खोलने की कोशिश कर रहे हो। इन्फर्मरीज एक हॉस्पिटल है जहाँ पे आप बीमार के इलाज तो करोगे, लेकिन जो सर्वाइव नहीं कर सकते रास्ते में उनका भी आप लाइफ टाइम केयर लें। बहुत अच्छी एक सोच है, इसमें कोई दोरा नहीं है। देखिए, हर एनिमल्स लवर के लिए तो ये सपना है जरूर कि रास्ते में जो धक्का मुक्की, जो लात, जो डंडे वो खा रहे हैं, खाने का जो मतलब प्रॉपर कोई जुगाड़ नहीं है, तो ऐसे में उठा के अगर उनको 2 टाइम खाना मिल रहा है,
सुकून की जिंदगी मिले, ये हर एनिमल लवर्स की ख्वाहिश है। लेकिन क्या होता है ना कि सपना देखना और सपने के जीने में बहुत फर्क होता है। सपना आप कहीं पे भी देख सकते हैं, फटी हुई चद्दर पे लेट के भी देख सकते हैं, लेकिन सपने को जीने के लिए योग्यता की जरूरत होती है। आप अगर रेडी नहीं है तो फिर आप कैसे उस सपने को जिएंगे। और जिस देश में आप इसी देश में पले बड़े हैं, इसी सिस्टम को देखा है, तो जिस देश में सरकारें अपने लोगों को नहीं पाल पा रही है ठीक से, आज भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज भी हर किसी के सर पे छत नहीं है, हर किसी के को फूड अलॉटमेंट नहीं है, फिर जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे हजारों इश्यूज हो रहे हैं। ऐसी हालत में आप कुत्ते बिल्ली पालेंगे, वो भी सही तरीके से, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इससे अच्छा पता है क्या होता, अगर सरकारें जो लोकल एनजीओज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको थोड़ा सा एम्पावर्ड करते, उनको थोड़ा सा बैकिंग देते, और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उनको थोड़ा अपडेटेड करके वेल इक्विप्ड करते, तो फिर इतनी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक मुद्दा इस वक्त चल रहा है और इसके चलते हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना मत जरूर जाहिर किया, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पे ना हम लोग कहीं पहुंचे नहीं है, ना सरकार कहीं पहुंची नहीं हम कहीं पहुंचे। हालांकि एक एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मरी ऑलरेडी खुल चुका है दिल्ली में, लेकिन हम उसको पाउंड से ज्यादा देख नहीं रहे। हाल ही में जोधपुर में एक दो साल पहले उसको बंद किया गया है। पहले तो एक पाउंड खुला गया था, फिर उस पाउंड को एबीसी सेंटर के हिसाब से कुछ दिन चलाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी। 1,500 कुत्ते ऊपर से ऐसे रोटी फेंक देते हैं और सब एक दूसरे को काट रहे हैं थोड़ी सी खाने के लिए, और खाने का क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको मतलब बुरा लगेगा एज अ एनिमल लवर कि ये लोग कहाँ। इट वॉज अ लिविंग हेल्थ। तो एनिमल्स वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जो पीएफ है, उसके सबके एक साथ जुट होने की वजह से वो बंद हो गया। लेकिन इतने पाउंड्स कहाँ खुले हैं, और आप जानते हैं कि सारे रजिस्टर्ड नहीं होते। सबसे ज्यादा इलीगल चीज जो है वो एनिमल वेलफेयर में ही होता है, क्योंकि जो विक्टिम है वो बोल नहीं सकता अपना बात। एग्जैक्टली, वो पुलिस स्टेशन जाके नहीं बोलेगा कि मेरे साथ ये हुआ है, आप कंप्लेन लिखिए। तो इलीगल काम करने की, एक्टिविटी करने की सबसे ज्यादा जगह यहीं पे, और ये होता भी है, ये मानती हूं मैं, ये होता भी है। काफी डॉक्टर्स, काफी लोग लॉबी बना लेते हैं कि भाई इसी के पास जाओगे तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके पास जाओगे तभी हम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, पहले हम लोगों को ये तो इतना तो हम करेंगे। ये सब होता है, इसे हम डेफिनेटली अस्वीकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ही बहुत सारी चीजें, इश्यूज है जो अपने आप मिट जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो है वो पब्लिक का सपोर्ट। पब्लिक को अपना डर थोड़ा हटा के आगे आना होगा। ये समझना जरूरी है कि उनको खाना देना, दवाई देना ये काफी नहीं है, उनके राइट्स के लिए लड़ना भी इक्वली जरूरी, तभी हम वो जहां बना सकते हैं जिसका सपना हम सब देखते हैं। तो एनिमल्स लवर को ये बात समझना जरूरी है। अगर आप घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो फिर 1 साल में उनका स्टेरिलाइजेशन करना ये कानूनन नियम है, लेकिन एनिमल्स केयर जो ओनर होते हैं उनको पता ही नहीं होता इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे भी हम जो है एनिमल वेलफेयर की रूल्स तोड़ते हैं। तो आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, जो लोग कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हैं या फिर उनका देखभाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर में ब्रीड्स रखते हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज अडॉप्शन के प्रति थोड़ा सा झुकाव दिखाइए, ना कि खरीदने में। क्योंकि आप जब भी पेट खरीदते हो आप खुद भी एक एनिमल क्रुएल्टी पे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे हैं हमारे, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको एक परिवार दीजिए, उसमें सुकून अलग है। और
दूसरी बात, कहीं पे भी आपको दिखे कि कोई पत्थर फेंक रहा है कुत्ते पे या, तो उसका विरोध कीजिए। हालांकि ये आपको लगेगा कि कुत्ते एक पत्थर से थोड़े ना कुत्ता मर जाएगा, ये सही बात है, इससे कुत्ता नहीं मरेगा, लेकिन एक मानसिकता की जन्म जरूर होगा कि भाई अगर हम जानवरों को ठेस पहुंचाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमें रोकेगा, कोई कहीं ना कहीं हमारी इमेज जो है हमको खराब दिखेंगे हम। दूसरी बात, लोग हो सकता है हमें पनिशमेंट भी दे। तो ये सोच, ये मानसिकता पैदा करना ये भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सोशल मीडिया में एनिमल, आई लव डॉग्स, डॉग्स आर माई आवर सोलमेट, ऐसे शेयर करने से ही नहीं होगा, ये अपनी जिंदगी में लागू करना भी बहुत जरूरी है। तो कृपया अगली बार आप जब देखें कि कोई किसी कुत्ते को या फिर किसी भी जानवर को हर्ट कर रहा है तो फिर जरूर विरोध करें, क्योंकि छोटी छोटी कदम ही हम लोगों को एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल करने में मदद करेगी। चलिए अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं हमारे आलोचना। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं।